हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स को। इसके पहले हम लोग ने जाना है कि जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो क्या है, और बाइंडिंग एनर्जी का क्या मीनिंग होता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मीनिंग क्या होता है, और जो हमारा ग्राफ है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच को, उसको हम लोग ने समझा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स की, कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है वहां पर उन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बाइंड करके रखने के लिए, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स हमारा जरूरी होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका नेचर कैसा है। जैसे कि हम लोग ने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। तो वो फोर्स कैसे लगता है, किस रेंज का होता है, लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, डायरेक्शन क्या होती है, कब लगता है कब नहीं लगता है, कैसे वेरी करता है, वो सब हम लोग ने चीजें पढ़ी हैं। उसी तरीके से, और या फिर किस तरीके के चार्जेस के बीच में किस तरीके का फोर्स लगता है, सेम चार्ज है तो कैसा होता है, डिफरेंट चार्ज है तो कैसा होता है, इन सभी चीजों को हम लोग ने वहां पर पढ़ा था। उसी तरीके से, यानी कि वो हमारा कुलाम फोर्स जो था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, उसकी बात थी। यहां पर अब न्यूक्लियर फोर्स की बात है, जो कि चार फंडामेंटल फोर्सेस में से हमारा एक फंडामेंटल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। चार फंडामेंटल फोर्स होते हैं हमारे। सबसे स्ट्रांग जो होता है वो होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे स्ट्रांग ये होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इन सभी में से सबसे वीक होता है, सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो हम उन्हीं न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो द फोर्स दैट डिटरमाइंस द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स इज द फैमिलियर कूलम्ब फोर्स। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो रिवॉल्व करता है जब कूलम्ब फोर्स एक्ट होता है उस न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। क्योंकि हमारा न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो नेगेटिव चार्ज। वो जो हमारा वहां पर मौजूद होता है वो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे घुमाता है। ठीक है। दूसरा, हम लोग ने ये देखा कि एवरेज मास न्यूक्लियाई जो होता है, यानी कि 30 से लेकर 70 के बीच में जो हमारा मास नंबर वाला जो न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास रहती है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग एवरेज निकालें तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग एनर्जी होती है। यानी कि कहा जा सकता है कि 8 से ज्यादा ही है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही है। यहाँ पर थोड़ा कम है, इधर थोड़ा ज्यादा है, बट इसके जो एवरेज हमें मिल रहा है लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा है, ये हमने माना। ठीक है। तो जो कि क्या है, विच इज मच लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स, जो कि काफी ज्यादा है जितनी एनर्जी के साथ एटम्स बाइंड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और उस पे इलेक्ट्रॉन जो बाउंड होते हैं उससे काफी ज्यादा है। यानी कि देखो, जो एटम हमारा फॉर्मेशन होता है उस पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखती है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। किसके ऑर्डर का? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स आपस में ऐसे बंधे हुए हैं, वो जो उस पे बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी है? 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, या फिर कहा जाए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, यानी कि 10 टू द पावर 6। मेगा का मतलब होता है 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अंतर देखिए, यहां पर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं? किससे? 10 टू पावर 6 से। 10 टू पावर 6 का मतलब क्या हो गया? 10 लाख। 10 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन बंधा होता है एटम के साथ, उससे 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी के साथ न्यूक्लियॉन्स आपस में बंधे होते हैं। जब हम लोग एवरेज बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं उन एवरेज साइज के न्यूक्लियाई की, जो कि बहुत ज्यादा है। एटम्स की बाइंडिंग जो एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं, यानी कि एटम की बाइंडिंग एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, तो वो बहुत, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है। एटम्स की बहुत कम होती है। Therefore, to bind the nucleus together, there must be a strong attractive force of a totally different kind. यानी कि अगर इतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है तो यहां पर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको आपस में जोड़ कर रखने के लिए एक अलग तरीके के अट्रैक्टिव फोर्स की जरूरत होगी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो इट मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज।
पार्टिकल्स, यानी कि जैसे प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स के जो रिपल्सन है उसको ओवरकम करने के लिए वहां पर फोर्सेस मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम द रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन्स एंड टू बाइंड बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनटू अ टाइनी न्यूक्लियर वॉल्यूम। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि जो रिपल्सन हो रहा है, कोलम्बियन रिपल्सन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसको ओवरकम कर ले, पहली बात तो। और दूसरा, पहले तो उसको ओवरकम करे, दूसरा इतने पास पास उनको लिया है कि बहुत छोटी सी जगह पर बहुत ज्यादा वहां पर न्यूक्लियॉन्स मौजूद हो जाएं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स शॉर्ट रेंज। हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि जो मतलब पिछले लेक्चर में कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है, क्योंकि तभी हम वो जो बाइंडिंग एनर्जी में कंसिस्टेंसी में मिलती है 30 से लेकर 170 के बीच में, वो हम अगर न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज मानते हैं तभी हमारा पॉसिबल है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स हमारा बहुत स्ट्रांग होता है और शॉर्ट रेंज होता है। अभी तक के डिस्कशन से हमारी ये बात निकल कर आई। ठीक है, तो अब यहां पर जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कई चीजें हैं जो कि अब यहां पर समराइज की गई हैं, जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो कि 20 सालों तक किए गए एक्सपेरिमेंट्स, उनमें से ये सारी चीजें निकल कर आई हैं। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कूलाम्ब फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कूलाम्ब फोर्स से, जो कि दो चार्जेस के बीच में एक्ट होता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो दो मासेस के बीच में एक्ट होते हैं। यानी कि यहां पर दो मास ऐसे उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये मान लीजिए कि प्रोटॉन है, यहां पर क्या है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन है, इनके बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा कूलाम्ब फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें अट्रैक्शन होगा। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इतना ज्यादा होगा, अगर इसको इतने पास ले आया जाए, इन प्रोटॉन्स को इतने पास ले आया जाए कि जो न्यूक्लियर फोर्स के रेंज है उसके ऑर्डर पर आ जाए, तो होगा क्या कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो कि कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेगा। ठीक है, तो द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट ओवर द कूलाम्ब रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कूलाम्ब फोर्स से। और हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है कूलाम्ब फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तो बात ही हमें नहीं करनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कूलाम्ब फोर्स है, कूलाम्ब फोर्स की वजह से जो रिपल्सन है उसको ओवरकम कर ले और छोटे से स्पेस पर सबको, सारे न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पर इकट्ठा ऐसे कर दे। दूसरी चीज, अगर हमें जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन सभी को एक साथ रखना है, तो न्यूक्लियॉन्स पे तो दो चीजें मौजूद होती हैं, यानी कि दो तरीके की चीजें, एक तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और प्रोटॉन तो रिपल्सन होता है, बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कोई ऐसा अट्रैक्शन भी नहीं होता है, या ना तो रिपल्सन होता है। तो उनको आपस में बांधने के लिए जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसी चार्ज का हेल्प नहीं ले रहे हैं। जैसे कि कूलाम्ब फोर्स में जब प्रोटॉन प्रोटॉन है, एक ही तरीके के चार्ज है, उनमें रिपल्सन हो रहा है। जबकि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो इस तरीके के चार्ज से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कैसा है, हमारा चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। ये भी अपने पास लिखकर रखिए कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अगर उस रेंज पर दो पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन प्रोटॉन आ जाए, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाए, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आ जाए, उनमें आपस में ऐसे फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग है जिसको कि हमें यहां पर देखना है, और वो ये है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। मान लीजिए कि दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को देख रहे हैं। ठीक है, वो कैसे वेरी कर रहा है उसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये बिल्कुल वैसा ग्राफ है जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग दो प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा, जैसे दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस अगर हम वेरी करें, इनके बीच की डिस्टेंस क्या करें, हम वेरी करें, चेंज करें,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, या सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे यहाँ पर इनमें जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे बदलता है। तो उसको आपने देखा होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, याद आए? क्योंकि फोर्स के जो यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है 1/r² टाइम्स होती है, ठीक है। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स देखा गया है उसका जो ग्राफ बनता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, और या फिर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इसको अगर हम लोग दूसरे टर्म्स पर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी भी अगर हम लोग देखते हैं दो चार्जेस के बीच की, तो वो भी कुछ ऐसी ही वेरी करती है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स हमारे इंटर रिलेटेड होते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे पोटेंशियल एनर्जी लिखिए चाहे फोर्स यहाँ पर, तो आर के वेरी करने से वो भी उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है पोटेंशियल एनर्जी का इस सिस्टम पर। तो वैसे ही ग्राफ यहां पर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच लगने वाला, वो बहुत तेजी से जीरो की तरफ बढ़ता है जैसे ही डिस्टेंस हमारी फ्यू फेम्टोमीटर्स तक पहुंचती है। फ्यू फेम्टोमीटर्स, देखो ये हमारी फेम्टोमीटर्स पर रेडियस दी हुई है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की, यानी कि डिस्टेंस दी हुई है। तो जैसे ही 1, 2 या 3 पे ऐसे कुछ पहुंचता है तो क्या होता है कि जो उनके बीच में लगने वाला हमारा फोर्स है वो कैसा हो जाता है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला, वो जीरो हो जाता है, टेंडिंग टू जीरो हो जाता है। तो दिस लीड्स टू सैचुरेशन ऑफ फोर्स इन अ मीडियम और लार्ज साइज्ड न्यूक्लियस। यही रीजन है कि वहां पर हमें सैचुरेशन देखने को मिलता है जब एक लार्ज साइज न्यूक्लियस या मीडियम साइज न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन अपने अगल बगल वालों से तो कुछ फेम्टोमीटर्स के डिस्टेंस पर होता है, 1-2 फेम्टोमीटर्स के डिस्टेंस पर होता है, बट इसके साथ होता है 3 या 4 फेम्टोमीटर्स की डिस्टेंस पर। मतलब समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जिसके कारण से जो इनमें फोर्स लगता है वो बंद हो जाता है एकदम, मतलब टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, जिसके कारण से इस पे किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगता, वो कंट्रीब्यूशन नहीं करते बाइंडिंग एनर्जी पर। इसी कारण से वहां पर ऐसे कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम एक रफ प्लॉट यहां पर देखें, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, उनके बीच की डिस्टेंस के बदलने से उनके जो बीच की उस उन न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, उनके बीच की नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम चेंज करें और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वेरिएशन को अगर हम लोग देखें, तो द पोटेंशियल एनर्जी इज अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट। इस डिस्टेंस पर ये क्या है, मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने का मतलब यहां पर बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है ये। तो 0.8 फेम्टोमीटर्स पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी है, मिनिमम है, एकदम मिनिमम। दिस मीन्स यहां पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम निगेटिव पर होती है और मिनिमम है हमारी, तो वहां पर निगेटिव से पता चला कि अट्रैक्टिव है, और मिनिमम है इसका मतलब वहां पर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है। गौर से समझिएगा क्या बोला मैंने, दो चीजें। निगेटिव में है अगर पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, और निगेटिव पर मैक्सिमम है ऐसे करके, या कह लीजिए कि यहां पर मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, निगेटिव तो है ही, मिनिमम भी है साथ में। तो मिनिमम रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी का कि जो फोर्स होगा वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो जैसे ही डिस्टेंस हमारी 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होती है वैसे ही वो जीरो की तरफ टेंड करने लगता है, और जैसे ही हमारी जो डिस्टेंस है वो इस 0.8 फेम्टोमीटर से कम होता है, जैसे ही कम होती है डिस्टेंस वैसे ही ये न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स में बन जाता है। ये क्या बन जाता है, रिपल्सिव फोर्स में बन जाता है। तो 0.8 फेम्टोमीटर से जैसे ही हमारा कम होता है डिस्टेंस, वैसे ही जो ये न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स में बन जाता है, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स मिलता है, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं अगर वो न्यूक्लियर फोर्स के रेंज पर आ गए तो वो ना तो ऐसे कोलाइड हो जाएंगे ना तो ऐसे निकल जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि एक रेंज है जो कि उसको अट्रैक्ट कर रही है और एक रेंज पर जाकर वो क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है। तो वो एक ऐसे जाकर अपने आप ऐसे फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन, ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है इन पेयर्स पर, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, वो लगभग कैसा होता है, सेम होता है। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह पर डिपेंड
नहीं करता, जैसे कि हमारा कूलम्ब फोर्स डिपेंड करता है वैसे यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करता। और जैसे कि कूलम्ब फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमारा फोर्स निकल कर आता है, जैसे कि उसके बहुत प्यारे प्यारे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले बनते हैं, जैसे कि कूलम्ब फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये बनता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पर बनता है हमारा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R², ये बन जाता है। ठीक है, ये तो दोनों के इतने सिंपल से टर्म है कि कोई दिक्कत नहीं होती। जबकि जो न्यूक्लियर फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो हमारा इस तरीके का नहीं होता, कई टर्म से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उस पे एक हमारा जो न्यूक्लियस है उसको मानते हैं कि वो एक लिक्विड ड्रॉप के जैसा है। फिर उस पे हम लोग अलग अलग तरीके के एनर्जीज को बनाते हैं और उन एनर्जीज से फिर हमारे फोर्स वगैरह कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज है हमारा। अलग क्या, आगे की चीज है, जब आप हायर स्टडीज पे जाएंगे तब वहां पर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम रेडियो एक्टिविटी में। तो जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी थी कि जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो ब्रेक होता है छोटे न्यूक्लियाई पर ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, या फिर छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ऐसे मिलते हैं ताकि वो थोड़े बड़े बन जाए, जिससे कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो एएच बैक्वेरल ने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को 1896 में प्योरली बाय एक्सीडेंट, यानी कि वो इस पे काम कर ही नहीं रहे थे, वो एक्चुअली काम कर रहे थे फ्लोरेसेंस पे। किस पे वर्क कर रहे थे, फ्लोरेसेंस पे। और अभी जो मैंने अभी जिक्र किया कि फ्यूजन और फिजन का, कि हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक होता है और छोटा न्यूक्लियाई जुड़ता है, तो इनमें भी हमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, सिंपली कहा जाए रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। जैसे कि बड़े जो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि 92 यूरेनियम 235 है या 92 यूरेनियम 238 है। ठीक है, ये क्या कैसे होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, वही अब समझते हैं हम लोग। तो बेक्वेरल ने क्या किया किया क्या, वो काम कुछ और कर रहे थे। तो वो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बारे में पढ़ रहे थे। फ्लोरेसेंस का मीनिंग ये है, जैसे कि फ्लोरेसेंस लैंप आते हैं, सीएफएल आते थे, सीएफएल फ्लोरेसेंस होता है उस पर। यानी कि अंदर कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि अंदर भरी हुई गैस को एक्साइट कर देते हैं, जिसके कारण से वो कुछ फोटॉन्स को रेडिएट करती हैं। क्या करती हैं, फोटॉन्स को रेडिएट करती हैं। वो जाकर टकराती हैं, वो जो सीएफएल का किनारा होता है, बल्ब का जो किनारा होता है, उससे जाकर टकराते हैं। और फिर वहां से टकराने से वो क्या निकालते हैं, एक विजिबल लाइट यहां से रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, विजिबल लाइट रिलीज करते हैं। तो यहां पर होता क्या है, फ्लोरेसेंस पे एक्साइट हुआ, मतलब जैसे कि ये इस तरीके से फोटोन गया और यहां पर जो फ्लोरेसेंस मटेरियल है उससे टकराया और टकरा के तुरंत यहां पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। फ्लोरेसेंस पे ये होता है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐसी घड़ियां जिसमें कि आप रात में भी उसके डायल को पढ़ सकते हैं आराम से, या फिर कुछ ऐसे स्टिकर्स जिनको कि आप रात में देख सकते हैं ग्लो होता हुआ, या आपने देखा होगा कुछ ऐसे रिमोट की बटन वगैरह जो कि रात में ग्लो होती हैं, या ट्रेन वगैरह पर भी ऐसे मटेरियल्स लगाए जाते हैं जो पहले जब उनमें लाइट पड़ती है तो वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो धीरे 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 क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो वो इसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो बेक्वेरल ऑब्जर्व्ड एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना ऑब्जर्व किया, और वो ये था कि जब उन्होंने कुछ पीस ऑफ यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर विजिबल लाइट से इल्यूमिनेट किया। उसके बाद उन्होंने उसको एक ब्लैक पेपर पर लपेट दिया। लपेटने के बाद उसको एक मतलब ऐसे पैक कर दिया और उस पैकेज को अलग रख दिया। एक फोटोग्राफिक प्लेट इस तरफ लगाई और उस पैकेज को यहां कहीं रख दिया, और उसके बीच में एक सिल्वर इस तरीके का रख दिया, सिल्वर प्लेट रख दी।
तो व्हेन सेवरल हमने कई घंटों बाद जब देखा उस फोटोग्राफिक प्लेट के एक्सपोजर को देखा, तो ये देखा गया कि उस फोटोग्राफिक प्लेट में कुछ ब्लैकनिंग मौजूद थी। यानी कि यहां से कुछ तो निकल कर आया जो कि इससे पेनिट्रेट हुआ और इसको चीरते हुए यहां तक पहुंच गया। तो इस कंपाउंड से कुछ तो इमिट हुआ था जो कि इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक इस ब्लैक पेपर को पेनिट्रेट किया, सिल्वर को पेनिट्रेट किया और जाकर इसको यहां तक पहुंच गया। वैसे जो हमारी विजुअल लाइट होती है, अगर आप देखें तो इसको पेनिट्रेट करके नहीं दिखाई देगी। अब आपको इसके पीछे रखी हुई उंगली आपको क्या दिखाई दे रही है? इसके पीछे रखी हुई उंगली दिखाई दे रही है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली लाइट इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही है। जबकि यहां पर उन्होंने देखा कि जो ये सिल्वर मौजूद था, ये जो ब्लैक पेपर मौजूद था, उन सबको पेनिट्रेट करते हुए यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ चीजें तो फॉल हुई जिससे कि यहां पर हमें एक ब्लैकनिंग दिखाई दी। तो फिर उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये पता चला जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, वो कब होता है? जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है, डिके होता है। उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। और तीन तरीके के रेडियो एक्टिव डिके हो सकते हैं। एक तो या तो अल्फा पार्टिकल निकले या बीटा पार्टिकल निकले। बीटा पार्टिकल वो होते हैं जहां पर कि इलेक्ट्रॉन निकलता है या फिर पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन्स क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन्स हमारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका की चार्ज हमारा अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन से, बट इन दोनों का जो मास होता है वो सेम होता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो सेम होता है, जबकि इनके जो चार्ज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो बीटा डीके में दो तरीके के बीटा डीके होते हैं, एक निगेटिव बीटा डीका और एक डीके और एक पॉजिटिव बीटा डीके। तो निगेटिव बीटा डीके में हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलते हैं और पॉजिटिव बीटा डीके में पॉजिट्रॉन निकलते हैं, साथ में एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो भी निकलते हैं। वो चीजें मौजूद हैं। फिर एक और तरीके का हमारा रेडिएशन होता है जिसको बोलते हैं गामा रेडिएशन। यहां पर तो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, जबकि यहां पर गामा फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? गामा फोटॉन्स। ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जहां पर कि फोटोन एमिट होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ किलो वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी ज्यादा एनर्जी के। वैसे अगर देखा जाए कि जो नॉर्मल हमारा फोटोन विजिबल लाइट का होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, या अल्ट्रावायलेट की बात करी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। जबकि यहां पर गामा रेडिएशन की बात हो रही है जो कि किसके ऑर्डर का है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा एनर्जी होती है गामा फोटोन की। इस कारण से गामा रेडिएशंस खतरनाक रेडिएशंस माने जाते हैं। आप सिलेबस में इतना ही है सिर्फ, इससे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी के बारे में नहीं है, तो मैं इससे ज्यादा आपको यहाँ पर डिस्कस, मतलब आपके साथ यहाँ पर इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जहां पर की है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी को अगर हम लोग विजुअलाइज करना चाहें कि न्यूक्लियर एनर्जी कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, क्या कैसा होता है, तो इसको हम लोग ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे जैसे कोल और पेट्रोलियम। अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो समझिएगा बहुत गौर से। अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम को मतलब ब्रेक करें, क्या करें? 1 किलोग्राम यूरेनियम को फिजन की प्रोसेस से क्या करें? ब्रेक करें। तो उससे में जो मिलने वाली एनर्जी होगी, समझिएगा, यूरेनियम है 1 किलोग्राम, इसको आपने फिजन कराया, यानी कि वहां पर दो पार्ट्स पर ब्रेक हुआ ये, और इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किसके बराबर होगा पता है? 1 करोड़ किलोग्राम कोल को आप जब जलाएंगे। समझ पे आया? 1 किलोग्राम यूरेनियम में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, यानी कि वो दो पार्ट्स पर ब्रेक हो रहा है, यूरेनियम फिजन हो रहा है उसका, वो ब्रेक हो रहा है और वो कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी 1 किलोग्राम यूरेनियम को फिजन होने पर, वो बराबर होगी कि आप 1 करोड़ किलोग्राम कोल को जला दें। 1 करोड़ किलोग्राम। ठीक है, और आपके कंपैरिजन के लिए बता दूं कि 100 किलोग्राम कोल आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा। एक बोरे भर, एक मतलब बड़े बोरे भर हमारा कोल 100 किलोग्राम होगा, या उससे भी कम हो सकता है अगर हम वाला ले जो रॉक
कोल होता है, यानी कि बिटुमिनस या लिग्नाइट पीट और एंथ्रासाइट वगैरह इस तरह वाले जो कोल हैं, अगर उनको हम लोग लें तो थोड़ा वो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उससे हम देख सकते हैं कि कम जगह पर हमें 1,000 सॉरी 100 किलोग्राम मिल जाएगा। 100 का 1,000 सोचिए, 1,000 का 10,000 सोचिए, 10,000 का 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, 1 करोड़ किलोग्राम। तो 1 करोड़ किलोग्राम जब आप कोयला जलाएंगे तब 1 किलोग्राम हमारा 1 करोड़ किलोग्राम कोयला जलाइए और 1 किलोग्राम यूरेनियम को आप फिजन करा दीजिए, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है। बात समझ पे आई? बात समझ पे आई ये चीज? यानी कि इसको मैंने इस तरीके से कंपैरिजन कराया। बाकी आप ऐसे कंपैरिजन करा सकते हैं कि अगर 1 किलोग्राम आप यूरेनियम जलाते नहीं, सॉरी, न्यूक्लियर फिजन होता है उस पर, तो इतना जूल ऑफ एनर्जी मिलेगी। अगर आप 1 किलोग्राम कोल को जलाते हैं तो सिर्फ इतनी एनर्जी मिलती है, 10⁻7 जूल्स। तो है अंतर, है डिफरेंस, यही चीज है। ठीक है, अब यहां पर एक हमारी जो प्रोसेस है फिजन वाली, उसको देखते हैं कि कैसे फिजन की प्रोसेस होती है 92 यूरेनियम 235 पर। तो बहुत तरीके की हमारी रेडियो एक्टिव डिके होती हैं, जहां से कि अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं वहां पर। फिर गामा रेडिएशन भी इमिट होता है, बीटा भी होता है, कई तरीके की चीजें होती हैं। बट उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि जब हम लोग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं 92 यूरेनियम 235 पर, तो वो 2 इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं उस पर ब्रेक हो जाता है। कैसे? 0 and 1, यानी कि इस न्यूट्रॉन की बात हो रही है तो वही 1 ऊपर लिखा हुआ है, 0 यहाँ पर क्योंकि प्रोटॉन नहीं है यहाँ पर कोई, तो 0 हो गया ये। तो 0 and 1 प्लस 92 यूरेनियम 235, यानी कि क्या हुआ, 0 प्लस 92 करो तो ये 92 आ गया, और 1 प्लस 235 कर दो तो बन गया 236। यानी कि यहां पर देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन के नंबर उतने ही रहे। अब ये जो बना 92 यूरेनियम 236, ये बहुत ही अनस्टेबल बना। ये दो पार्ट्स पर ब्रेक हो जाता है, 56 बैरियम 144 और 36 क्रिप्टॉन 89। साथ ही में 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं वो जो दूसरे न्यूक्लियस मौजूद हैं इसके यूरेनियम के, उनसे जाकर भिड़ते हैं, और वहां से फिर से वो इस तरीके से रिएक्शन देते हैं, और इस तरीके से करते करते वो एक चेन रिएक्शन फॉर्म कर लेते हैं। यानी कि एक न्यूट्रॉन हमने दिया, उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन फिर से 3 न्यूट्रॉन जनरेट करेगा, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर यहां पर ये 3। तो इस तरीके से बहुत तेजी से ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिएक्शन में एक और दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है, और वो ये है कि अगर एक न्यूट्रॉन 92 यूरेनियम 235 से मिले तो 92 यूरेनियम 236 मिलेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है, जो कि ब्रेक हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट फ्रेगमेंट्स पर, और वो बनेगा 51 Sb133 या 41 Nb99। साथ में 4 न्यूट्रॉन इस पे रिलीज होते हैं। इसी में ही एक और एग्जांपल है कि न्यूट्रॉन जब हमारा 92 यूरेनियम 235 से मिलता है तो 54 Xc140 या 38 स्ट्रॉन्सियम 94, साथ में 2 न्यूट्रॉन यहां पर ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट्स यहां पर प्रोड्यूस होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ये यानी कि ये जो बनते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ये फिर गामा रेडिएशन तो रिलीज करते हैं, साथ में बीटा पार्टिकल्स भी रिलीज करते हैं। यहां पर ये क्या करते हैं, मेनली यहां पर वो बीटा पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे कि फिर वो स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे बीच के प्रोसेस के ऐसे फॉर्म होते हैं। अभी इनमें फिर से रेडियो एक्टिव डीके होता है, बीटा डीके होता है, जिससे कि या तो पॉजिट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, जिससे कि ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इनमें स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, इस तरीके की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ फिजन। तो द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक यूरेनियम के ब्रेक होने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है।
एक एटम के अंदर जो एक न्यूक्लियस है उसके ब्रेक होने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस ए इज इक्वल टू 240, इसको दो फ्रेगमेंट्स पर ब्रेक हमने कराया, एक 120 120 पर। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है यानी कि 120 वाले की, अभी आप क्योंकि यहाँ पर दो हैं तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी बनती है वो बन जाती है लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एक न्यूक्लियाई की दोनों की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाती है। यानी कि जो यहां पर हमें देखने को मिला बाइंडिंग एनर्जी वो कितनी मिली, चेन 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी गेन होगा वो कितना हो जाएगा, 240 इंटू 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना डिफरेंस आ गया। ये तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना ये, ठीक है। और जो गेन हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो कितना हुआ, 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी कितना है, ईबीएन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो क्योंकि 240 न्यूक्लियॉन्स वहां पर मौजूद थे तो टोटल जो स्टेबिलिटी आई उनमें वो कितना आया, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई होगी तब जाकर वहां पर इतना हुआ। यानी कि जब एक 240 वाला न्यूक्लियस ब्रेक होगा 120 और 120 पर तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर भी हो सकती है, जो कि फ्रेगमेंट्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पर, जो कि ट्रांसफर हो जाती है किस पर, हीट एनर्जी पर। यानी कि जो फाइनल हमारी एनर्जी कन्वर्जन होता है वो हीट होता है। तो इस कारण से जब भी न्यूक्लियर फिजन होता है तो उस पर हीट बनती है, और उस हीट को अगर हम लोग चाहें तो कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हमारा जो थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उस पर यूज की जाती है। ठीक है, वहां पर न्यूक्लियर फिजन कराए जाते हैं और उन न्यूक्लियर फिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज करते हैं बॉयल करने के लिए वाटर, और उससे बनाते हैं स्टीम, और स्टीम से चलाते हैं टर्बाइंस, और टर्बाइंस घुमाने कर हम जनरेटर पर लगाकर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो एटम बॉम्ब और अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन में, सॉरी, एटम बॉम्ब और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन या कह लीजिए थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सॉरी। यहां पर बात करें अगर हम लोग एटम बॉम्ब और थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट नहीं, थर्मल में तो कोल्स यूज होते हैं, थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट्स या सिंपल बोले तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अंतर इतना होता है कि एटम बॉम्ब में जो रिएक्शन होती है फिजन की वो अनकंट्रोल्ड होती है, जबकि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उस पर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होते हैं, उसको बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देते, कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे कि पेट्रोल का बॉम्ब भी बनेगा, पेट्रोल से आपकी गाड़ी भी चलेगी। ठीक है, पेट्रोल जो इंजन है उस इंजन में ब्लास्ट ही हो रहे होते हैं, बट वो कंट्रोल्ड वे में है, जिससे कि उसकी एनर्जी को हायर करते हैं हम लोग, हार्नेस करते हैं उसकी एनर्जी को, उसको गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। जबकि बॉम्ब अगर उसी पेट्रोल का बनता है तो वो एक्सप्लोड करता है, चीजों को डिस्ट्रक्शन करता है। तो एनर्जी को जब हम लोग कंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं उस एनर्जी को, तो वो एज हमें सोर्स ऑफ एनर्जी दिखता है, वरना वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारी एक और तरीके की रिएक्शन होती है जिसको कि न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, ये पहले भी बताया था मैंने। और उसमें यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स का, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है वो हमारी स्टार्स में सोर्स होता है एनर्जी जनरेशन का। तो अगर हम लोग सन की बात करें कि सन में कैसे वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, तो वो कुछ ऐसा होता है। आप लोग ने सुना होगा कि जो हमारा सन होता है उस पे हाइड्रोजन मौजूद है, और हाइड्रोजन ही वहां पर अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है हीलियम पर और एनर्जी रिलीज करती है। तो वो एक ऐसी प्रोसेस नहीं है कि हाइड्रोजन का मन किया तो उसने कपड़े बदल लिए और वो हीलियम बन गया। उस पे हो रहा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के, वो ऐसे कंबाइन करते हैं, और उस कंबाइन होते वक्त भी ऐसा नहीं कि अपने आप ऐसे कंबाइन हो गए। अगर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में है ही क्या, प्रोटॉन ही तो है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को पास में लाइए, नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर लगेगा कूलाम्ब रिपल्सन
उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना है पहले, और उन प्रोटॉन्स को लाना है इस रेंज पर कि अब वहां पर लगने लगे न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि आपने देखा है न्यूक्लियर फोर्स हमारे 1 फेम्टोमीटर 2 फेम्टोमीटर के बाद 0 लगभग होने लगते हैं। तो आपको उतने रेंज पर लेके जाना है उन प्रोटॉन्स को, तब जाकर फिर होगा वहां पर क्या, न्यूक्लियर फोर्स का खेल, और वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहां पर करने के लिए हमें अब वो जो पूरी प्रोसेस होती है कैसे होती है, आइए उसको देखते हैं। तो जैसे 1H1 1H1 ये हमारे पास दो हाइड्रोजन है, ये जब बाइंड होते हैं तो बनाते हैं सबसे पहले 1H2 ड्यूटेरियम बनाते हैं। यहां पर एक पॉजिट्रॉन रिलीज होता है, यानी कि पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा है, और साथ में निकलता है एक न्यूट्रिनो, और ये एनर्जी रिलीज करता है इतनी। अब इस तरीके की एक और रिएक्शन हुई होगी, इस तरीके की एक और रिएक्शन हुई होगी, जिससे कि 1H2 एक और फॉर्म हुआ होगा। अब उसका 1H2 और इसका 1H2 मिलकर बनाते हैं 1H2 प्लस 1H2 2He3। साथ में ये रिलीज करता है एक न्यूट्रॉन और कुछ एनर्जी, कुछ क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी। उसके बाद फिर ये जो 1H2 है, ये आपस में मिलकर ये भी बना सकते हैं 1H3 प्लस 1H1, जो कि इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस वहां पर चलती है, और ये क्या करते हैं, धीरे 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 वहां पर एनर्जी बिल्डअप होती रहती है। ठीक है, ये जो पूरी रिएक्शन है, अगर हम इसको चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1H1 प्लस 1H1 बिकम्स 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन निकला, यानी कि पॉजिटिव बीटा डी के साथ में न्यूट्रिनो, और इतनी एनर्जी रिलीज हुई। फिर ये पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में मिलते हैं और ये गामा फोटोन क्रिएट करते हैं और इतनी एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, मतलब इन गामा फोटॉन्स की इतनी एनर्जी होती है, ये मूव करते हैं इतनी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे देख सकते हैं यहां पर, या फिर ये 1H2 प्लस 1H1 बनकर 2He3 बना, तो यहाँ पर गामा रेडिएशन और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। 2He3 प्लस 2He3 मिलकर ये 2He4 बन जाते हैं, और ये बन जाते हैं 1H1 प्लस 1H1, बन जाता है 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो प्रोसेस है, ठीक है, यहां पर इस तरीके से जो चीजें हैं वो हमारी बनती हैं, तो हाइड्रोजन से हीलियम पर कन्वर्जन। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर जैसे मिला हमें ये एक हीलियम, ये 2He3, ये जो कि हमारा कैसा है, आइसोटोप है एक हीलियम का, तो ये मिला। ये जब हमें दो मिलेंगे तब जाकर जुड़कर ये आगे की रिएक्शन होगी। तो एक तो हमें मिल गया यहां से यहां तक की प्रोसेस में, इसी तरीके की एक और प्रोसेस हो रही होगी जिससे कि एक और ये मिलेगा, फिर उन दोनों को यहां पर ऐड करेंगे तब जाकर ये ऐसे मिलता है। और ये जो सब होता है ये ऐसे अपने आप ऐड नहीं हो जाता। ठीक है, अगर हम चाहें इसको लिखना तो एक रिएक्शन पे लिख सकते हैं क्या, कि 4 हाइड्रोजन एटम्स को हमने ऐड किया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, जिससे कि 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनो और 6 गामा फोटोन और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो गई। बट इस रिएक्शन के पीछे इतनी रिएक्शंस चलती हैं, तब जाकर ये ऐसा दिखता है हमें कि हाइड्रोजन मिला और हीलियम बन गया। और इस रिएक्शन के शुरुआत होने के लिए जो रिपल्सन है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, उसको क्या होना चाहिए, ओवरकम होना चाहिए। तो उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है लगभग, अगर थर्मल एनर्जी के टर्म्स पर देखें तो वहां पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन होना चाहिए। जब इतना टेम्परेचर होगा, और इसको कंपैरिजन के लिए बता दूं, जो रूम टेम्परेचर होता है वो 300 केल्विन होता है। समझ पे आया? मतलब 300 केल्विन और 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, और ये इतना रिक्वायर्ड टेम्परेचर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है सन में या किसी दूसरे स्टार में, तब ये प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्सन होता है ये ओवरकम होता है और ये आ जाता है न्यूक्लियर फोर्स के रेंज पे, तब जाकर ये फिर बंधते हैं, वरना ये रिपल्सन ही शो करते हैं। उसके बाद ये फिर यहां पर न्यूक्लियर फोर्स के रेंज पर आता है और ये बन जाते हैं। तो उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें इतनी टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर थर्मोन्यूक्लियर हम रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन देख रहे हैं अगर, तो उस पर इतना हमें चाहिए होता है।
एनर्जी। तो ये थे सारी चीजें जो कि यहाँ पर हमारे मौजूद है। ओके, अब कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि 10⁸ केल्विन के ऑर्डर के टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए अभी तक कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है जो इतने टेम्परेचर को यहाँ पर हैंडल कर सके, क्योंकि वो अपने आप का जो फॉर्म होता है वही चेंज कर लेता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।